जैसे कीट भिरंग। कबीरा बिसुरे आपको हो ही जाहित ही रंग। तो ऐसे सुमिरन करें, ऐसे भक्ति करें जैसे भृंग कीट करता है, यानी जिसके प्रति समर्पित होता है वो उसी के रंग में रंग जाता है। कबीरा बिसरे आपको हो ही जाहित ही रंग। इन दोनों मित्रों ने जिस तरह से पुस्तक को लिखा है और जिस तरह से बनारस को इस किताब में देखा है और जिस तरह से भृंगी ऋषि के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया है, वह निश्चित रूप से बहुत ही मूल्यवान है। और भृंगी का जिक्र तो आप सुन ही चुके हैं। तो यह जो रंग में रंग जाना कि जिस बनारस पर किताब लिखना हो, क्योंकि देखिए पूरी पुस्तक पूरी तरह से काशिस्थ कृति है। इसको मैं काशिस्थ कृति इस अर्थ में मानता हूं कि यह काशी का जो समाज है, काशी की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको अपने तरीके से इसकी खोज करती है, खोज की कोशिश करती है। इस रूप में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे संदर्भ इस किताब में हैं और सारा के सारा जो संदर्भ है काशिस्थ होने के नाते शैव से शिव से जुड़ा हुआ संदर्भ है। कुंतक एक बड़े महान आचार्य रहे 8वीं-9वीं शताब्दी में, जिनके वक्रोक्त जीवित में किताब लिखा उन्होंने, जिसके पहले ही श्लोक है, जगत त्रितय वैचित्र चित्र कर्म विधायिनः शिवः शक्ति परिस्पंदो मात्रोपकरण नुवः। शिव शक्ति के परिस्पंद से ये पूरी सृष्टि रची गई है। यानी शिव और शक्ति एक दूसरे में समाहित हैं। यह पूरी किताब उसी शिव के भीतर अंतर्निहित शक्ति की तलाश की किताब है। अर्थात जो सबसे बड़ा मूल्यवान पक्ष ये है, पुरुष के भीतर मौजूद स्त्री तत्व के पहचान की पुस्तक है ये पूरी किताब। बाकी तो आप अपने उसके नैरेटिव से माइथोलॉजिकल संदर्भ हैं। मैं इस किताब के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार इसका क्यों महत्व है, इस पर क्यों चर्चा होनी चाहिए, क्यों इसे पढ़ा जाना चाहिए। तो इस पूरी किताब के जो विन्यास में ये है कि पुरुष के भीतर जो अंतर्निहित स्त्री तत्व है उसकी पहचान करती है। और बार बार, और आप देखिए कि सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का जो स्वरूप व्याख्यायित किया गया है, उसका कहीं न कहीं से एक स्वरूप इसमें दिखाई देता है, जहां पर जो प्रकृति है वो कर्मशील है और पुरुष है बिल्कुल चिंतनशील है। प्रकृति के द्वारा किया गया कर्म ही पुरुष को सक्रिय करता है, सांख्य दर्शन का निचोड़ है। और वहां से आप देखिए, और सांख्य दर्शन को देने वाले कौन है? और जो ये महर्षि का जो ये क्या नाम है, पंचकोशी पर कपिल, जो कपिल धारा है, कपिल धारा महर्षि जो कपिल हैं वो सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे। और इसी बनारस में आकर के, जहां आज पंचकोशी के मार्ग पर अंतिम पड़ाव कपिल धारा है, वहां भगवान शिव की उन्होंने आराधना की थी और उन्हें फिर ज्ञान हुआ था पुरुष और प्रकृति की सत्ता का। तो ये जो पूरा के पूरा आप देखेंगे, और इस समय में इसकी चरितार्थ इस कारण से ज्यादा है कि यही स्त्री तत्व समाज से धीरे धीरे गायब होता गया है। तो कैसे उसको खोजा जाए, कैसे नई पीढ़ी में उस स्त्री तत्व की चेतनता को पुनः स्थापित करने की कोशिश की जाए, ये इस किताब के जो स्वरूप है उसका एक पक्ष है जो बहुत ही मूल्यवान है। क्योंकि वो जो मामला देखिए अर्धनारीश्वर का नहीं है, मामला ये है कि जो अंतर्निहित शक्ति है वो संपूर्ण रूप से स्त्री तत्व है। लालित्य बोध में जो मनुष्य की लालित्य मूलक क्रियाएं होती हैं सब उसी के द्वारा संचालित हैं। अगर उसमें से शक्ति को निकाल दीजिए, शक्ति रूपी परिस्पंद को निकाल दे, तो शिव सब है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और सब इस नाते को तांडव का रूप ले लेता है और तांडव अंततः, तो जो शिव की शक्ति है, जो जिस अंडे की उत्पत्ति की बात आप कर रहे हैं, असल में वह पूर्णता ही है।
इसको कहा गया है ईशावास्योपनिषद में, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को निकालिए तो भी पूर्ण ही बचेगा। तो शिव में वह तत्व है कि वह पूर्णता का तत्व है, उससे निकाल लेंगे, पूर्ण निकालेंगे तो ही पूर्ण ही बचेगा। तो ये जो पूर्णता का तत्व है, यह पूर्णता के तत्व में पुरुष और प्रकृति के साहचर्य मूलक संबंध है। इस पूरी किताब के जो डायलॉग्स हैं, जो इसकी संवाद धर्मिता है, जो इसका कथात्मक विन्यास है, उसमें आपको बार बार ये चीजें दिखाई देंगी। जैसे संवाद धर्मिता को आप देखेंगे, इस किताब में संवाद धर्मिता के दायरे में उसको विकसित किया गया है। जाहिर सी बात है कि भृंगी और नंदी का संबंध है। बार बार नंदी से भृंगी पूछते हैं कि भाई ये क्या है, बनारस क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्या सत्ताएं हैं, और उसी में ये पूरी किताब लिखी गई है। अब दोनों मित्रों में कौन भृंगी है कौन नंदी, ये तय करें, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है कि संवाद की प्रक्रिया है, संवाद की शिल्प की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, बैठ करके लिखना, कोई बात करना एक अलग बात है, लेकिन संवाद के भीतर एक तो जो कनेक्टिविटी होती है, उसकी जो संबद्धता होती है, वह बहुत द्रुत गति से घटित होती है, जो कि किताब में हुआ है। दूसरी बात है, संवाद धर्मिता में रचनात्मकता का उत्तरोत्तर विकास होता है। जो व्यक्ति संवाद धर्मी हो नहीं सकता, उसकी रचनात्मकता रुग्ण होकर के मर जाती है। इसलिए रचनात्मकता के लिए संवाद धर्मिता और सामूहिकता दोनों का होना बहुत जरूरी है। इस पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो संवाद धर्मिता भी है और सामूहिकता भी है, और इसके साथ साथ देश सजता, क्योंकि बगैर किससे संवाद करेंगे। यहाँ बैठे बैठे हम माननीय ट्रंप से संवाद नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। किससे संवाद करेंगे? यहीं से संवाद करेंगे, बनारस के लोगों से संवाद करेंगे, अपने परिवेश से संवाद करेंगे, अपने मित्रों से, छात्रों से, घर परिवार से, घाटवाक से के लोगों से संवाद करेंगे, घाटिया संवाद करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये संवाद का जो भूगोल बना कैसे, उस संवाद धर्मिता को आयाम कैसे मिला, वो मिला घाटवाक से। आप सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय एक हम लोगों ने बनाया। मिश्रा जी उसके संस्थापक कुलपति हुए, मैं संस्थापक मानद संकाय प्रमुख हुआ, बहुत सारे चीफ प्राक्टर हुए, बहुत सारे पद बदलते, बाकी लोगों का पद बदलता, हम दोनों का स्थिर रहा। बाकी कुछ चीफ प्राक्टर आए छोड़े, कुछ DSW आए चले गए अपने प्रस्ताव। वो जो संवाद रहा, तो घाटों पर जो डॉक्टर मिश्रा ने देखा, जो अनुभव किया, तमाम स्थितियों का साक्षी मैं भी रहा हूं। और इनका नागरी में जिस पर एक चर्चा हुई थी, एक बड़ा लेख है। वह जो इनका लेख है, वो भी लिखा नहीं गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बोला गया है। वो बोलता हुआ गद्य है, बोला हुआ गद्य है, इसी नाते बोलता हुआ गद्य है। तो उसको पढ़ते हुए जो आप एब्जॉर्व करते हैं, जो उसे कनेक्ट करते हैं, वो अद्भुत है। और इस पूरी किताब एक तरफ और इनका 4 पेज का वह लेख एक तरफ है, वो निचोड़ है। जाहिर सी बात है, थोड़े शब्दों में उसको कहना था। तो उसमें जो संदर्भ आते हैं, वो यही सब संदर्भ हैं कि जैसे आप देखेंगे कि भाई यहाँ के विनायक कौन है, ठीक नहीं, यह 64 योगिनी कहाँ पर है, इसी की तलाश में ये जो घाटवाक करते हुए भटके हैं। और उसमें यतीन्द्र जी मिल गए, उसमें तमाम इनके मित्र सहचर की भूमिका में आ गए। तो ये जो कौतूहल है, तो पूरी किताब जिज्ञासा और कौतूहल के दायरे में लिखी गई है। और व्यक्ति अगर जिज्ञासु नहीं होगा, उसके मन में कौतूहल नहीं होगा और किंचित महत्वाकांक्षी नहीं होगा, मैं किंचित की बात, अति महत्वाकांक्षी नहीं, तो वो एक पग चल ही नहीं सकता। उसका एक पैर ठहरा रहेगा, दूसरा भी ठहर जाएगा, जबकि दूसरा पैर व्यक्ति का उठा रहना चाहिए। इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, उठा हुआ पैर आधुनिकता है और ठहरा हुआ पैर परंपरा है।
तो ये परंपरा और आधुनिकता के बीच का जो द्वंद्व है, वो संवाद धर्मिता के दायरे में ही संभव हो पाता है, और उसमें जिज्ञासा है, प्रश्नाकुलता है। आखिरकार भृंगी ऋषि कौन है, 3 पैर उनके कैसे हो गए, और उन पैरों का इतना मनोनुकूल चित्रण करने वाले अनिल शर्मा कौन है? कहीं सुन रहे होंगे अनिल शर्मा कहाँ है? वो 3 पैर को 3 पैर जैसे दिखाया है आने वाले दिनों में, क्योंकि भृंगी ऋषि का और चित्र मैंने बहुत खोजा, नहीं मिला इसके पहले। डॉक्टर साहब ने कहा भी था, आने वाले दिनों में जैसे जब हम लोग राम को याद करते हैं तो राम के चेहरे में रामायण का चेहरा याद आता है कि वही राम होंगे, और अब राम के चेहरे में जो नई पीढ़ी पैदा हो रही है, इसमें भगवान राम का वह स्वरूप याद आएगा जो अयोध्या में देखा है। तो ये स्वरूप में ये जो ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हमारे देव हैं, इनका कोई स्वरूप कभी निश्चित होता ही नहीं। इतिहास के विकास की प्रक्रिया में समाज अपने लिए खोजता है और निरंतर खोजता रहता है अपनी अपनी विधाओं और सुविधाओं के अनुसार। तो इन चित्रों को अब देखिए कि अनिल शर्मा को श्रेय गया कि भृंगी ऋषि के बारे में जान करके 3 पैर वाले ऋषि को खड़ा कर दिया, और उसकी परिक्रमा की बात करके कि भाई ऐसा है कि झगड़ा कुल मामला यह था कि शिव की जो परिक्रमा थी वह पार्वती की परिक्रमा को छोड़ रहे थे, शक्ति की परिक्रमा को छोड़ रहे थे। उनका कि शिव से मेरा काम चल जाएगा। इसलिए यहाँ जो बैठे हुए युवक हैं वो केवल पिता की परिक्रमा करके काम चलाना चाहेंगे तो संभव नहीं है, स्थूल हो जाओगे। पिता के साथ माँ और माँ के साथ पिता दोनों की परिक्रमा करो, नहीं तो वही जो है 3 टांग वाले भृंगी ऋषि बन जाओगे। ताकत तो आएगी लेकिन जमीन पर टिकने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, और अंत में एक तीसरा टांग लगा के चलना पड़ेगा। भृंगी ऋषि कोई इस तरह की नहीं कि भाई मतलब वो प्रश्न है। भृंगी ऋषि हमारे सामने इस पुस्तक में प्रश्न के रूप में खड़े होते हैं, और नंदी से बार बार वो प्रश्न पूछते हैं और नंदी उसका जवाब देते हैं। बड़े मजेदार प्रसंग हैं कि सब तो मेरे बारे में भृंगी ऋषि पूछते हैं कि मुझसे तो सब पूछ लिया, आपने अपने बारे में तो बताया नहीं कि भगवान शिव के मंदिर के सम्मुख आप क्यों खड़ा रहते हैं, आपके कान में लोग क्यों फूंकते हैं, हमारे कान में तो कोई, शिव के कान में तो कोई नहीं फूंकता, लेकिन आपके कान में फूंकते हैं। शिवलिंग से मुंह सटा करके आज तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं, कहा होगा अपने मन में, कहा होगा पकड़ करके, लेकिन नंदी के कान में सट करके लोग कहते हैं। तो जो जवाब है वो जवाब बड़ी रचनात्मक जवाब है, ऐसा नहीं कि माइथोलॉजी से कहीं शास्त्र में लिखा गया है, उसको क्रिएट किया गया है, और मुझे लिखना हो तो मैं नया क्रिएशन उसमें डाल दूंगा। तो ये जो हर व्यक्ति अपने लिए क्रिएट करता है, कहा गया है कि कबहू का अम्ब अवसर पाए मेरियो सुध ध्याई में कुछ करुण कथा चला। कैसे है ये? तुलसी ही लिख रहे हैं कि भगवान शिव से मैं कह नहीं सकता, तो कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी समस्या बहुत विकट है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तो आप माँ हैं, मेरी बात को सुन लेंगी। इसलिए किसी बहाने से जो मैं कहना चाहता हूं वो सीधे नहीं, क्योंकि मान लीजिए अब देखिए भारतीय संस्कृति की जो संवाद धर्मी परंपरा है, अपनी बात को कहने का जो तेवर है, सीधे कह देंगे। जैसे होता है ना कि हमारे मित्र राकेश जी जो डीआईजी सीआरपीएफ हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ मान लीजिए इनके तमाम लोग अब डीआईजी सीधे कह दिए तो पता नहीं मना कर देंगे तो क्या होगा, तो अगल बगल के लोगों से माहौल ले करके तनी साहब से हमारी बात कह दीजिएगा, शायद मेरा काम हो जाए। कि अगर मना भी कर देंगे तो सीधे चोट नहीं पहुंचेगी। वो तो प्रतापी शिव हैं, शिव के सम्मुख अगर आप जो है बोल दिया और कहा ना अभी कुछ कोई पूर्ति नहीं, तब क्या होगा? तो कहा कबहू। तो नंदी वो माध्यम है जो शिव तक उनकी बात पहुंचाते हैं अपने भक्त की। तो ये जो माध्यम की तलाश है, यह माध्यम की तलाश उस धर्मिता के दायरे में हमारे पास आई है। इस किताब में बनारस का बनारसी लहजा है, बनारस के सांस्कृतिक भूगोल है, और सबसे बड़ी बात है कि घाटों का पार्श्व भी है, घाटों का सम्मुख भी है। तो इसमें पार्श्व बनारस भी है और सम्मुख बनारस भी है।
इतना ही नहीं, जब हम लोगों को जगह कम पड़ गई घाट पर और तरह तरह की चीजें आई, सामने नदी है गंगा, पीछे घाट है जहां खड़े हैं, उसके पीछे शहर है, तो रेत में चले गए। और कोरोना काल में रेत पर कुर्सी, नाव पर कुर्सी लाद करके उसकी तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें उस समय की हैं। कोरोना काल में जो है हमारे शिष्य डॉक्टर अमरजीत राम ने कविता लिखी कि हुमच हुमच के दोनों नाव चला रहे हैं, ये उसमें हुमच हुमच का जो शब्द है। एनीवे, तो कहने का से ये है कि वो जो अनुभव है, तो देखिए साहित्य में अगर अनुभव नहीं बोलेगा, केवल ज्ञान के भरोसे साहित्य का बड़ा भवन खड़ा नहीं कर सकते। उसमें जो अनुभविक आत्यंतिकता का समावेश होना जरूरी है। तो यह कृति अनुभविक आत्यंतिकता की कृति है, जिसमें देखा, और आप जान लीजिए जॉन बर्जर की एक बड़ी अच्छी किताब आई है देखने के तरीके, बहुत सेलिब्रेटेड किताब है। जॉन बर्जर लंदन के रहने वाले हैं, बड़े ये कला का मंदिर, कला का परिसर है, जितने कलाकार हैं जान ले, लंदन के बर्जर बहुत बड़े कलाविद हैं, बहुत बड़े। बहुत अच्छी बात उन्होंने उस पुस्तक के पहले ही वाक्य में लिखा है कि देखना हमेशा शब्द के पहले होता है। नहीं देखोगे तो शब्द नहीं आएंगे, जितना ही देखोगे, जितना भी अविलोकनों है, अविलोकनों की प्रक्रिया से जितना ही जुड़ोगे उतने ही शब्द आएंगे। शब्द कहीं कोश से नहीं आते, शब्द इसी के भीतर से आते हैं। जितना भी अवलोकन करेंगे, जितना भी देखेंगे, तो चाहे देखना कलाकार के लिए और साहित्यकार के लिए, दो के लिए बहुत जरूरी है। संगीतकार के लिए उतनी अनिवार्यता नहीं है, वहां सुनना ज्यादा जरूरी है। लेकिन कला और साहित्य के लिए देखना बहुत जरूरी है। जितना यह पूरी जो कृति है, यह उसी देखने की प्रक्रिया का संघनित स्वरूप है। तो जो देखने की प्रक्रिया का जो संघनित स्वरूप है, वह आज संकट मोचन महाराज के इस परिसर में लोकार्पित हुआ, जिस पर आज शाम के